सीनियर जर्नलिस्ट हबीब अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। ये 2-4 रोज़ पहले जो अडियाला में राब्ते हुए इमरान खान साहब से, आई विल बी ओपन अबाउट इट, एस्टैब्लिशमेंट का, उस पर कुछ लोगों को परेशानी भी है और कुछ लोग उस पर ज़रा पता नहीं प्री मैच्योर खुशी मना रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल में ये कोई एक विंडो ओपन हुई है? अगर एक जलसे पे बात हो सकती है तो मुल्की मसाइल पे, मुल्क के लिए बड़े इशूज़ के लिए बात क्यों नहीं हो सकती फिर? और साथ एक छोटी सी चीज़ ऐड कर लीजिए, कल 7 ऐसे लोग जो कि मुझसे अगवा थे, गायब थे, वो अपने घरों को वापस आए हैं। मैं पीटीआई के वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। तो कैन वी टेक दैट एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर? क्या वो एक गुडविल जेस्चर के तौर पर हम उसको अखज़ कर सकते हैं? अकबर, देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा तनाव है ये बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया है, और इस वजह से इख्तियार कर गया है कि ये जो तनाव इस वक्त पैदा हुआ है, यानी अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड, बल्कि टू बी एग्जैक्ट अक्टूबर 2021 से ऑनवर्ड, जो हम देख रहे हैं ये पाकिस्तान की तारीख का तवील तरीन तनाव है, और यही वजह है कि ये बहरान में बदल गया है। इससे पहले मामला जब भी ऐसी किसी नहज पे आते थे तो बहुत तेजी से फैसले हो जाया करते थे। इस दफा बिल्कुल एक डिफरेंट सूरत हाल है, और इस तनाव ने अब पाकिस्तान के ऊपर असर डालना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के हवाले से स्टेबिलिटी का तासुर जो दुनिया में पहले भी नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं रहा। अब लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो खतरनाक हुदूद में दाखिल हो चुका है। इसी वजह से हमारे सारे दोस्त हमें मशवरा दे रहे हैं, चीन हमें मशवरा दे रहा है, सऊदी अरब हमें मशवरा दे रहा है, अमेरिका हमें मशवरा दे रहा है, इंग्लैंड किससे मशवरे आ रहे हैं, दबे दबे लफ्जों में IMF भी बात कर देता है। सभी लोग हमें ये समझा रहे हैं कि आप अपने इंटरनल क्राइसिस को संभालें। तो अब उसके बाद इस क्राइसिस को संभालने की एक फितरी जरूरत है कि यहाँ पे कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन हो। ये किसी की फतह या किसी की शिकस्त का मामला नहीं है, बल्कि ये सोल्यूशन तलाश करने की एक कोशिश है कि हम आपस में बैठ के किसी हल तक पहुंच सकें। तो हल तो अगरचे हमारे सामने है, बहुत सारे हैं, बड़े वाजे हैं, लेकिन बहरहाल उसमें अफराद की बाज़-औक़ात उफ्ताद तबाह हारिज हो जाती है, और बाज़-औक़ात सियासी ज़रूरियात किसी की वो आड़े आ जाती हैं। ये जो जलसे के हवाले से एक बातचीत आगे बढ़ी है, इस बातचीत ने बहुत सारे दर खोले हैं। अभी आप इमीडिएटली ये तो नहीं कह सकते कि जनाब सारे जो बदगुमानियां थी एक दूसरे से वो रफा हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से और वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान के जो ये 2 फरीक हैं, यानी एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन इन दोनों के इखलास में तो बहरहाल कोई शक नहीं है, और जो भी इतनी बड़ी पार्टी हो वो भी इखलास की बुनियाद पर ही उस्तवार होती है, और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी हमारे मुल्क का एक अहम तरीन हिस्सा रही है। तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान अगर इख्तलाफ ने कोई बहरानी शक्ल इख्तियार कर ली है तो उसका ख़त्म होना ज़रूरी है। जहाँ तक इस पे तनकीद की बात है तो बिल्कुल अकबर, इसमें होगा ये कि जो इस इख्तलाफ की दरारों में पले हैं उनके लिए तकलीफ दे बात होगी। मिसाल के तौर पे जो मौजूदा हुकूमती डिस्पेंसेशन है, जो बंदोबस्त है, ये बंदोबस्त खालिसतन एक गैर कानूनी बुनियाद पे खड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन की लेजिटिमेसी ही किसी पार्लियामेंट को बुनियाद फराहम करती है। और आपने इस पार्लियामेंट का हाल देख लिया कि जरा एक जत्थे ने अपना मौक़िफ़ बयान करना शुरू किया, और इस पार्लियामेंट ने बजाय इसके कि अदालत का साथ देती है, उस जत्थे के साथ मिलकर अदालत पर दबाव डालने के लिए पहुंच गई। उसकी वजह साफ जाहिर है कि अगर ये फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स आए होते, फॉर्म 47 के मुताबिक ये पार्लियामेंट ना खड़ी होती, तो फिर इसका तर्ज अमल कुछ और होता। वो अवाम के सभी तबकात को अपने सामने रखती। लेकिन जो कमजोर पार्लियामेंट है उसने आप देखा कि उसने एक जरा सा वोकल जत्था आया, और उसने पूरी की पूरी पार्लियामेंट उसके सामने अमली तौर पर लेट गई, और उसने अपने साथ सुप्रीम कोर्ट को भी रुसवा कर दिया। तो लिहाजा ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें जैसे ही अवाम के हकीकी नुमाइंदे और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बदगुमानी दूर होगी, तो सबसे पहली जो कैजुअलिटी होगी वो ये लोग होंगे। तो लिहाजा इन्हें परेशानी तो लाहक है। एक ना अभी थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि उनके पास से इन्फॉर्मेशन है, उनकी इन्फॉर्मेशन है कि द पावर्स दैट बी, जो असल ताकत का जो मरकज़ है, वहाँ से पंजाब को ये कहा गया है कि यहाँ पे आपने जो गैर कानूनी तौर पे पुलिस के पास हैं कहीं पे, या फिर लटकाए जा रहे हैं आप कुछ लोगों के मामलात सियासी इंतकाम की बुनियाद पर,
उधर थोड़ा सा ना आप इनको रिलीज करें, बहुत सारे कुछ लोगों का हुक्म आया उनको वहाँ से, और लेकिन पता नहीं ये पंजाब हुकूमत में क्या इतनी जुर्रत है कि वहां से जहां से हुक्म आ रहा है वो उसको मानने से इनकार करें। लेकिन इसके साथ इमरान खान साहब की कल की स्टेटमेंट जरा मैं जोड़ना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से जब भी हमारी बात होती है, ये जो हुकूमत बैठी हुई है ना, इसे नौमई याद आ जाता है, ये कुछ ना कुछ अपने उनके ऊपर करना शुरू हो जाती है। तो वो जो आपने बात की कि ये जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दराड़ और शगाफ के अंदर जो पले हैं, जिनकी पैदाइश सियासी इस वक्त करंट सिस्टम के अंदर उस इख्तलाफ की वजह से है, वो नहीं होने देंगे ये सब मामला। देखिए, अहम बात तो यह है कि क्या इनके पास वो ताकत और कुव्वत मौजूद है जो ये किसी वाक़े को होने से रोक सकें या किसी वाक़े को बर्पा कर सकें। तो इसका जवाब है नहीं। जो मौजूदा हुकूमत या मौजूदा पार्लियामेंट है, इसके अंदर अपनी सलाहियत मौजूद नहीं है कि ये खुद किसी वाक़े का हिस्सा बन सके। इनकी हैसियत महज तमाशाई की है, या आप यूं कह लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हैसियत एक छोटे से स्टेक होल्डर की है, जिसके इख्तियार में फैसला करना नहीं होता, अलबत्ता किसी फैसले के नताइज भुगतना होता है। अगर फायदेमंद हो तो उसके लिए थोड़ा बहुत फायदा उसको मिल जाता है, और अगर नुकसानदेह हो तो कुछ नुकसान उसके हिस्से में आ जाता है। लेकिन जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, अल्टीमेटली फैसला उन्हीं का चलना होता है। तो ये बहुत छोटा स्टेक होल्डर है, ये छोटी मोटी रुकावटें तो डाल सकता है, कभी यूं कर लिया, कभी कुछ बात कह दी, कभी कुछ और करने की कोशिश कर ली, लेकिन इससे ज्यादा ये कुछ और नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसको आप PMLN, पीपल्स पार्टी और MQM है, पीपल्स पार्टी तो किसी हद तक सरवाइव कर जाएगी, लेकिन जो PMLN और MQM है, इनका तो सर्वाइवल भी मुश्किल में आ जाएगा। तो लिहाजा इनकी तो पूरी ख्वाहिश होगी, बल्कि ये तो दुआएं करेंगे कि किसी तरीके से ये बेल मंडे ना चढ़े, लेकिन बहरहाल ये दुआएं ही हैं इनकी, और मुझे नहीं लगता कि इनमें कुछ कबूलियत के अनासिर पाए जाते हैं। हबीब, इंतहाई काबिल एहतराम हबीब अकरम साहब, आपका सियासत पर एक वसी तजर्बा है। मैं उससे फ़ायदा लेते हुए आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त बहुत एक्टिव हैं। एक तो वो PTI के साथ जो गुफ्तगू कर चुके हैं और बाज़ाब्ता कमेटियाँ वगैरह भी बन चुकी हैं, दूसरी जानिब आज उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से जो मुलाकात है उनको खाने पर मदऊ किया है। आपका तजर्बा क्या है? आप तो नवाबजादा नसरुल्लाह से शुरू होकर आज यहाँ तक हम सबके सीनियर हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान आखिर में आकर PTI को डिच करेंगे, या कोई बीच वाली दीवार ऐसी बनाएंगे जिससे तमाम पार्टियां मिल बैठे? क्या कहेंगे सर? देखिए, जहां तक मौलाना फजलुर रहमान का ताल्लुक है, तो उनका इस सिस्टम के अंदर स्टेक बहुत कम है। सिस्टम के अंदर उनका स्टेक सिर्फ इस वजह से है कि वो एक मखसूस नज़रियात को रिफ्लेक्ट करती है उनकी लीडरशिप, और मखसूस नज़रियात की रिफ्लेक्शन जो है वो तो पार्लियामेंट से बाहर भी करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मदारिस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके पास पार्लियामेंट की सीट भी हो। अलबत्ता उनके लिए बहरहाल ये ज़रूरी है कि सिस्टम के अंदर उनकी बात सुनी जाए। तो सिस्टम के अंदर उनकी बात महज सियासत की वजह से नहीं सुनी जाती, बल्कि इसके अलावा भी सुनी जाती है। तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा परेशानी, उनका बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है। वो खालिस्तन पॉलिटिकल हवाले से नहीं सोचते, वो अपने दूसरे जो उनके मफादात है, और जाहिर है वो बड़े जायज मफादात हैं, उनको सामने रखते हुए अपनी सियासत को मुरतब करते हैं। तो जो हमारे मौलाना फजलुर रहमान है, अगर आप इनका पॉलिटिकल कैरियर भी उठा के देखें, तो ये आखिरी तज्जिए में हमेशा ताकत के साथ रहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा 2008 में एक मौका ऐसा आया था, 2007 में, जब काजी हुसैन अहमद मरहूम ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया था कि असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने उस फैसले में खिंडत डाली और उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस्तीफे तो देंगे, लेकिन साथ ही इस्तीफों की तारीख ऐसी रख दी कि उससे अगले दिन या 2 दिन बाद या चंद दिन बाद असम्बली ने ख़त्म हो जाना था। तो इस्तीफों की बात भी रख ली, यानी एक आप यूँ कहिए कि जिसे फ़िक़ी ज़बान में लताइफ़ुल हील कहा जाता है, ये उन्होंने उसका मुज़ाहरा किया, उनकी फ़िक़ी तबीयत सामने आई और बरूए कार आई। तो अब भी इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना फजलुर रहमान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत एक ख़ास इन्वायरमेंट में थी। वो इसलिए थी कि मौलाना फजलुर रहमान को जलसे करने की इजाज़त थी, मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक चलाने की इजाज़त थी,
और यही सूरत हाल जमात इस्लामी के साथ थी। तो पीटीआई की ख्वाहिश ये थी कि इन दोनों को साथ मिला के जलसे का ऐलान तो करें मौलाना, लेकिन उसको भरे पीटीआई, या जमात इस्लामी जलसे का ऐलान करे और उसमें लोग पीटीआई के तकरीर करें। लेकिन इन दोनों जमातों को ऐसा लगा कि अगर इन्होंने पीटीआई के साथ कुछ इस तरह की अरेंजमेंट की तो इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, और किसी दर्जे में ये बात दुरुस्त भी है। दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ मौलाना की बात ही न करें। माज़रत के साथ यहाँ पे सिर्फ एक ज़िमनी सवाल उसी में ले लीजिए। जलसागाह भरने के लिए तो जेयूआई के पास अपने बड़े कारकुन हैं, मदरसे हैं उनके पास, तो उन्हें क्या जरूरत है किसी और से करवाने की? वो एक खास तरह का जलसा होता है, पीटीआई जैसा जलसा नहीं होता। आप इन दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। और अकबर, मैं जो अभी शहजाद भट्ट साहब फरमा रहे थे, तो मैं आपको अर्ज करूं कि खाली मौलाना फजल रहमान की बात ना करें। मौलाना फजल रहमान ने जिस दिन ये ऐलान किया था कि वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, एन उसी दिन जमात इस्लामी के अमीर मोहतरम मुनीबुर रहमान साहब ने भी यही ऐलान किया था। हाँ बिल्कुल। हबीब भाई, बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में भी तो पीटीआई के जलसों में मैं आपके पीछे जब खड़ा होता था तो डीजल डीजल के नारे लगते थे। आज उनसे मुज़ाकरात हो गए हैं, तो वाई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्यों सब इकट्ठे नहीं हो रहे? आपका क्या कहना है? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और पीटीआई का नाम एक ही सांस में लेना बहुत मुश्किल है, और जब जिसने बात करनी होगी वो इन पार्टियों से नहीं करेगा। और शहजाद साहब, माजी में भी ऐसा ही हमने देखा है। आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब बातचीत सिस्टम के साथ खोली थी तो उन्होंने कोई बात ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब से या चौधरी शुजात साहब से या चौधरी परवेज़ इलाही से नहीं की थी। उन्होंने बात जनरल शरफ और उनके नुमाइंदों और उस वक्त के डीजी ISI मोहतरम अशफाक परवेज़ कैनी साहब से की थी। तो इसी तरह जब बात नवाज शरीफ साहब को करने की जरूरत पेश आई तो आपको याद होगा कि उन्होंने भी अपने निकाले जाने का इल्जाम किसी पार्टी पे नहीं धरा था, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे धरा था। तो ये सियासत का बड़ा सीधा सा सबक है कि जहां पे असल ताकत है आप वहीं पे मामला करेंगे। अगर आज कोई इस रिवाज को बदलने की कोशिश करता है या अचानक कोई उठ के कहता है, या आप यूं कहिए कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं हूं और मुझसे बात की जाए, तो शहबाज शरीफ साहब से क्या बात की जाए? शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द जो लोग, उनकी काबीना में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो अपना इलेक्शन प्रैक्टिकली हार चुके थे।